नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक समिट में पूर्व की सरकारों के भ्रष्टाचार को किया उजागर। कहा कि पहले मनरेगा के नाम पर होती थी लूट, हमारी सरकार में मनरेगा के बजट के साथ ही बढ़ाई गई ट्रांसपेरेंसी। आज एक एक पैसा सीधा पहुंच रहा है मेहनतकश मजदूरों के खातों में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर का किया लोकार्पण। किसानों को समृद्ध करने की दिशा में बताया बड़ा कदम। कहा कि भूमि संरक्षण में मददगार साबित होगा तरल उर्वरक। केंद्र सरकार के प्रयासों से पूरे देश में श्री अन्न को मिल रहा है बढ़ावा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शुक्रवार को दिल्ली हाट में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का करेंगे उद्घाटन। भारत और हंगरी के बीच जल प्रबंधन के क्षेत्र में एमओयू लागू करने के लिए गठित भारत हंगरी संयुक्त कार्य समूह की दिल्ली में हुई पहली बैठक। जल क्षेत्र में चुनौतियों और दोनों देशों द्वारा इसके लिए किए जा रहे पहलों पर हुई व्यापक चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी ने एक बार फिर से सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। पीएम मोदी ने रिपब्लिक समिट की पूर्व की सरकारों के भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के नाम पर लूट होती थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जहां मनरेगा के बजट में इजाफा किया गया है, तो वहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई गई है। आज एक एक पैसा सीधे मेहनतकश मजदूरों के खातों में पहुंच रहा है। 2014 से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। तब सरकार ने एक स्टडी कराई थी। स्टडी में सामने आया कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है। यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। पहले मनरेगा पर जो धनराशि खर्च भी हो भी रही थी, उसमें परमानेंट एसेट डेवलपमेंट का काम बहुत ही कम होता था। हमने स्थिति को भी बदला। हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई। हमने पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया और गांव के लिए रिसोर्स भी बनाए। 2014 के बाद मनरेगा के तहत गरीबों के पक्के घर भी बने, कुएं, बावड़ियां, नहरें, पशुओं के शेड, ऐसे लाखों काम हुए हैं। आज अधिकतर मनरेगा पेमेंट्स 15 दिन में ही क्लियर हो जाती है। और देश में लंबे समय से खान पान में मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और कई प्रकार के बाजरा को शामिल किया जा रहा है। 28 अगस्त 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मोटा अनाज को किसानों के लिए भी फायदेमंद बताया था। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मोटा अनाज अपनाने की अपील की थी। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा था। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराणनुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
और नई दिल्ली के इफ्को सदन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर का लोकार्पण किया। किसानों को समृद्ध करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बोरी वाले खाद से कैसे अलग है ये नया उर्वरक, क्या है नैनो तरल डीएपी, आइए देखते हैं राजेश राज की इस खास रिपोर्ट में। भारतीय किसानों के लिए एक खुशखबरी है। अब किसानों को जमीन में खाद डालने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पत्तियों पर छिड़काव से ही उन्हें पोषण मिलेगा। ये संभव होगा इफ्को नैनो लिक्विड डीएपी से, जिसका लोकार्पण एक भव्य समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि इफ्को नैनो तरल उर्वरक भूमि संरक्षण में बहुत मददगार साबित होगा, जिससे आने वाले दिनों में प्राकृतिक खेती की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। अमित शाह ने कहा कि खेती के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। आज तरल डीएपी, लिक्विड डीएपी जो सिर्फ पौधे पर छिड़काव के माध्यम से उत्पादन की गुणवत्ता और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाएगा, इससे भूमि संरक्षण, भूमि को फिर से पूर्ववत करने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। अमित शाह ने इफ्को की सराहना की और कहा कि इफ्को किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। लैब टू लैंड तक पहुंचने की प्रक्रिया में इफ्को सफल हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देश में 2 लाख पैक्स बनाए जाएंगे। हमने तय किया है कि अगले 5 साल के अंदर देश के 2 लाख पंचायतों में नए पैक्स बनाए जाएंगे, जो पैक्स मल्टी डायमेंशनल होंगे। अब एक नजर डालते हैं नैनो डीएपी से किसानों को होने वाले फायदे पर। नैनो डीएपी में नाइट्रोजन 8% और फास्फोरस 16% होने से यह लगभग 50 किलो के एक बोरे को रिप्लेस करेगा। अनुमान लगाया गया है कि नैनो डीएपी के उपयोग से किसानों को 6 से 20% तक फसलवार खर्चे में कमी आएगी। लिक्विड डीएपी के प्रयोग से जमीन की हिफाजत होगी, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। नैनो डीएपी से पौधों के पोषण में सुधार होगा। नैनो उर्वरक की क्षमता पारंपरिक यूरिया और डीएपी की तुलना में बहुत अधिक है। नैनो उर्वरक का उपयोग जमीन के बजाय पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। नैनो डीएपी की कीमत 600 रुपए है, जो डीएपी की एक बोरी के दाम से आधे से भी कम है। किसानों की आय दोगुनी करना और जमीन की हिफाजत करना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। शायद यही वजह है कि डीएपी नैनो लिक्विड फॉर्म में अब बाजार में उपलब्ध होगा, जिससे न सिर्फ जमीन की उर्वरक शक्ति बची रहेगी, बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य की हानि भी नहीं होगी। कैमरामैन राहुल के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भारत सरकार की पहल पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट्स का वर्ष घोषित किया है। इसका मकसद दुनिया से भूख को मिटाने के साथ ही कुपोषण से निजात पाना भी है। भारत सरकार पूरे देश में लोगों के मिलेट्स के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शुक्रवार को दिल्ली हाट में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। देश के जाने माने शिक्षाविद व अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक और SKN कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 2 उच्चस्थ संस्था साधारण सभा एवं संचालक मंडल के सदस्य के रूप में 3 वर्ष के लिए मनोनीत किया गया है। देश के 70 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में से केवल 2 कुलपतियों का सदस्य के रूप में चयन हुआ है, जिनमें प्रोफेसर बलराज सिंह एक हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह से। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह को ICAR की साधारण सभा और संचालन मंडल का महत्वपूर्ण सदस्य बनाया गया। इसके जरिए किस तरह कृषि विश्वविद्यालय का विकास होगा, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह। सर, सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई। ICAR की जो महत्वपूर्ण निकाय हैं 2, उनमें आपका चयन हुआ है। ऐसे में राजस्थान को बहुत सारी आपसे उम्मीदें रहेंगी। पिछले अगर बात करें कई सालों से यहाँ कई तरह की उपेक्षा रही है, विकास, शोध, अनुसंधान, उन कार्य में वित्तीय और अन्य तरह के संसाधनों की। अब आपके जरिए पूरा राजस्थान एक उम्मीदों की निगाह से देख रहा है। आपकी क्या जिम्मेदारी है और कितनी जवाबदेही बन गई? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ये,
और मेरा प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय हैं या आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, उनमें मैं क्या जो मेरे पास एक्सपर्टाइज है, जैसे मेरी एक्सपर्टाइज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में है, हाईटेक हॉर्टिकल्चर में है, वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन में है, या सीड स्पाइसेज में मैंने काम किया है, अभी हनी बीज एंड पॉलिनेटर्स में भी काम किया है। तो एक तो साइंटिफिक इनपुट्स में क्या दे पाऊंगा, अलग अलग उसके लिए आगे कहाँ क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, उनका कैसे समावेश हो सकता है, टेक्निकल और साइंटिफिक इनपुट्स, और पॉलिसी मैटर्स में भी कई जो आईसीआर बनाती है, कई मुद्दों को लेकर कई बार योजनाएं बनती हैं, उनमें भी मैं प्रयास करूंगा कि आईसीआर के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे पाऊं। इसके अतिरिक्त जो आपने बात की कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, अब यहाँ पे 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 2 वेटरनरी यूनिवर्सिटी हैं। आपको पता है कि दूसरी वेटरनरी यूनिवर्सिटी जॉबनेर में बजट घोषणा के अंदर घोषित हो चुकी है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, और उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर, इस विश्वविद्यालय को कैसे आगे लेके जाएं, या प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय हैं उनको अनुसंधान में, शिक्षा में या ढांचागत सुधार में कैसे उनकी कोई मदद हो पाए आईसीआर की तरफ से। निश्चित रूप से हम आईसीआर से अपेक्षा रहेगी हमारी कि आईसीआर डेवलपमेंट ग्रांट में या और चीज़ों में हमारी मदद करे। फिर जो हमारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं जिनका एक्रेडिटेशन होना है, हमारे बच्चों का कई का बाहर दूसरे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है, लेकिन एक्रेडिटेशन की वजह से कई बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भी हमारा प्रयास रहेगा, जो सेशंस हैं एजुकेशन के, सेमेस्टर सिस्टम हमारा, उसमें रेगुलराइजेशन हो। किस तरीके की देश में अनुसंधान की आगे जरूरत है, सीमित जो प्राकृतिक संसाधन है, जमीन को देखते हुए, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, अच्छा वो प्रमुख फसलें गेहूं है, धान है, या जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं जिसमें राजस्थान एक प्रमुख राज्य है इनके क्षेत्रफल में, उत्पादन में, और बाजरा यहाँ की प्रमुख फसल है, तो उसको लेकर भी हमारा प्रयास है। अब आगे जो वैरायटी आए उनमें इसको जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में, खास करके टर्मिनल हीट टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो और वैरायटी फूड बार्ले में भी हम लेके आए, और इसके अलावा दूसरी फसलों में भी, फलों में भी हम काम करें। शिक्षा के सुधार की गुंजाइश को देखते हुए हम भी, जॉबनेर भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन सकता है, तो जॉबनेर भी कहीं ना कहीं आगे चल के अगर हम प्रयास करेंगे तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी बढ़ाया जा सकता है उसको भी। अब आपको एक जिम्मेदारी मिले तो जो प्रदेश में पिछले कई सालों से उपेक्षित रहा है राज्य, आईसीआर से वित्तीय संसाधनों का मामला हो या शोध अनुसंधान के लिए अन्य ग्रांट का मामला, तो इन सभी विषयों को लेकर आप किस तरह का ड्राफ्ट भविष्य में अपने ध्यान में रखेंगे ताकि आईसीआर में इसको उठाए? यहाँ की फसलों को देखते हुए, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, यहाँ की जमीन और पानी की उपलब्धता को देखते हुए, और पहले ही हमारे पास काफी स्कीम्स है आईसीआर की, जो AICRP बोलते हैं। दुर्गापुरा में हमारे पास 14-15 स्कीम है। इसके अतिरिक्त और कौन सी हो सकती है, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कटाई उपरांत प्रसंस्करण की, तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि उसका भी सेंटर वहां पर खोला जा सकता है दुर्गापुरा में। तो कहीं ना कहीं अनुसंधान करने के लिए सेंटरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को मापदंड ध्यान में रखते हुए मैं ये चीजें उठाऊंगा वहां पे। तो देश के प्रख्यात शिक्षाविद और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह, जिनका मानना कि उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसको न केवल पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे, बल्कि जोबनेर सहित राज्य के अन्य कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध और अनुसंधान के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषि क्षेत्र में नवाचार करने का काम करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन कमल के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, जोबनेर। भारत और हंगरी के बीच जल प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए गठित भारत हंगरी संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां जल क्षेत्र में चुनौतियों और दोनों देशों द्वारा इसके लिए की जा रही पहलों पर व्यापक चर्चा हुई। जल प्रबंधन में भारत हंगरी सहयोग के भविष्य की राह दिखाने के लिए 3 साल के वर्किंग प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों में जल प्रबंधन से जुड़े मुद्दों, चुनौतियों की गई पहलों और सक्सेस स्टोरीज पर दोनों पक्षों ने यहां विस्तृत प्रस्तुतियां दी। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत सफल उपायों को दिखाने के लिए हंगरी के विशेषज्ञों की टीम का वाराणसी दौरा भी करवाया गया। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य से अधिक बनी हुई है। एग्बाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में
25 अप्रैल को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1830 रूपए। 26 अप्रैल को इसमें 20 रूपए की तेजी आई और भाव 1850 रूपए क्विंटल हो गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी सामान्य धान में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 अप्रैल को इसका भाव 1985 रूपए था। 26 अप्रैल को 5 रूपए चढ़कर इसके सौदे 1990 रूपए क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 25 अप्रैल को इसका भाव 1890 रूपए था। 26 अप्रैल को ये 10 रूपए लुढ़क कर 1880 रूपए क्विंटल रह गया। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य क्वालिटी की धान का स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 और 26 अप्रैल को ये 4100 रूपए क्विंटल पर बिकी। बता दें कि इन दिनों खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए खरीफ धान की सरकारी खरीद चल रही है। इससे अब तक 1 करोड़ से भी अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुँच चुका है। 1,46,960 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। देश भर में धान की सरकारी खरीद अच्छे से हो, इसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं किसानों से खरीदे गए धान के बदले चावल की आपूर्ति भी जारी है। 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के बदले 1 मार्च 2023 तक केंद्रीय पुल में लगभग 246 लाख मीट्रिक टन चावल प्राप्त किया गया है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की खरीफ फसल के लिए 766 लाख मीट्रिक टन धान से 514 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान समय में खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की रबी फसल के लिए लगभग 158 लाख मीट्रिक टन धान से 106 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान है। साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि पूरे खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा सकती है। बुधवार का दिन अरहर के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, यानी कुछ मंडियों में इसके भाव गिरे तो कुछ में तेजी देखी गई। सबसे ज्यादा 400 रुपए की गिरावट गुजरात की जंबूसर मंडी में आई। यहाँ 25 अप्रैल को अरहर का भाव था 7,800 रुपए, जो कि 26 अप्रैल को गिरकर 7,400 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में 50 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 25 अप्रैल को अरहर का भाव 4,500 रुपए था, जो 26 अप्रैल को 4,450 रुपए क्विंटल रह गया। मथुरा मंडी में भी गिरावट का रुख रहा। यहाँ 25 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 6,750 रुपए। 26 अप्रैल को इसके भाव में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 6,730 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में तेजी देखी गई। 25 अप्रैल को यहाँ अरहर का भाव था 6,760 रुपए। 26 अप्रैल को इसमें 10 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव हो गया 6,770 रुपए क्विंटल। बात उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की करें तो बुधवार को बहराइच मंडी में अरहर का भाव रहा 6,930 रुपए, चौबीपुर मंडी में 7,030 रुपए, इटावा मंडी में 7,350 रुपए और मिर्जापुर मंडी में 6,835 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 5,08,000 टन और पिछले 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। असम में इस आर्द्र मौसम में उड़द और मूंग की फसल में एफिड्स और डेजर्ट्स जैसे संक्रमण होने का खतरा रहता है।
ऐसे में किसान जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करे। असम के किसान मौसम की स्थिति को देखते हुए अभी मिर्ची और बैंगन के प्रतिरोपण का काम रोक दे। असम में हल्दी की खेती कर रहे किसान इसकी विशेष देखभाल करें। हल्दी में इस समय प्रकंद सड़ांध रोग देखा जाता है, जिससे उपज के साथ साथ गुणवत्ता भी कम हो जाती है। इससे बचाव के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। साथ ही हल्दी की फसल को बारिश से बचाने के लिए हल्दी की क्यारियों को केले के पत्तों से ढक दें। असम में इन गर्मियों के मौसम में सभी सब्जियों में फल मक्खी, एफिड, काले और लाल कद्दू भृंग का हमला हो सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान आवश्यक कीटनाशकों का छिड़काव करें। असम के किसान जूट की निराई गुड़ाई का काम कर ले। असम में अदरक की विभिन्न किस्मों जैसे नदिया, मारन, जोरहाट और छैना की बुआई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान हल्दी की भी विभिन्न किस्मों जैसे लंबा क्लोन, मेघा हल्दी और लकडून की बुआई कर ले। असम में लौकी के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर ले। मेघालय के किसान टमाटर के खेतों में नमी बनाए रखे। यहाँ टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा एसपी के बायो फॉर्मुलेशन का छिड़काव करें। यहाँ के किसान टमाटर की पकी फसल की तुड़ाई सुबह के समय करें। मेघालय में अनानास की क्यारियों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर ले। यहाँ केले के नए पौधारोपण के लिए जमीन तैयार कर ले, साथ ही इनमें जल निकासी की व्यवस्था भी कर ले। मेघालय में अमरूद के पेड़ों में उर्वरक और यूरिया डाले। मेघालय में स्ट्रॉबेरी और जामुन की पकी फसल की तुड़ाई कर ले। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में कर्नाटक चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं के प्रयास से भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जीत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। भक्तों के लिए दर्शन के लिए कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए हैं। इस दौरान मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे एक ड्रोन पर गोलीबारी कर उसे नष्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पीआरआरसी सेंटर दिव्यांगों को नया जीवन दे रहा है। अब तक इस सेंटर ने 3,781 लोगों को 5,284 कृत्रिम अंग प्रदान किए हैं। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। और किसान समाचार में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक समिट में पूर्व की सरकारों के भ्रष्टाचार को किया उजागर। कहा कि पहले मनरेगा के नाम पर होती थी लूट, हमारी सरकार में मनरेगा के बजट के साथ ही बढ़ाई गई ट्रांसपेरेंसी। आज एक एक पैसा सीधा पहुंच रहा है मेहनतकश मजदूरों के खातों में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर का किया लोकार्पण। किसानों को समृद्ध करने की दिशा में बताया बड़ा कदम। कहा कि भूमि संरक्षण में मददगार साबित होगा तरल उर्वरक। केंद्र सरकार के प्रयासों से पूरे देश में श्री अन्न को मिल रहा है बढ़ावा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शुक्रवार को दिल्ली हाट में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का करेंगे उद्घाटन। भारत और हंगरी के बीच जल प्रबंधन के क्षेत्र में एमओयू लागू करने के लिए गठित भारत हंगरी संयुक्त कार्य समूह की दिल्ली में हुई पहली बैठक। जल क्षेत्र में चुनौतियों और दोनों देशों द्वारा इसके लिए की जा रही पहलों पर हुई व्यापक चर्चा। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।